गुड इवनिंग एवरीवन। ये पहले वाले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। पहले वाले वीडियो में हमने किलोइड तक देखा था। अभी हम पेरिकॉन्ड्राइटिस से स्टार्ट करेंगे। पेरिकॉन्ड्राइटिस यानी कि जो पिन्ना है, पिन्ना में जो कार्टिलेज होता है उसका जो एक्सटर्नल लेयर होता है पेरिकॉन्ड्रियम, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये इन्फ्लेमेशन है कार्टिलेज सराउंडिंग द स्पेस, वेरी पेनफुल कंडीशन होता है। स्किन इज टाइटली एडहेरेंट टू द लेटरल सरफेस। इन्फेक्शन कुड बी ड्यू टू इंजरी, ट्रॉमा और लेसरेशन। इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं अपन, इंसिजन और ड्रेनेज करते हैं विथ एंटीबायोटिक्स एंड प्रेशर बैंडेजिंग। इसके बाद में सब पेरिकॉन्ट्रियल हेमरेज और हेमाटोमा, इसको रेसलर सीयर भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये रेसलर्स में पाया जाता है बहुत ज़्यादा। इसमें ट्रॉमा के चलते क्या होता है, जो वेजल्स होते हैं उन वेजल्स में रप्चर हो जाता है तो वो जो कैविटी होती है उस कैविटी में ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है और हेमाटोमा बन जाता है। जैसे देखते हैं, अ पीक पंच कॉजेस और ब्लो डायरेक्टली कॉजेज ब्लीडिंग एंड कलेक्शन ऑफ ब्लड इन्फेक्टेड मटेरियल इन द पेरिकॉन्ट्रियल स्पेस। तो यहाँ पे हेमाटोमा कहाँ बन रहा है, पेरिकॉन्ट्रियल स्पेस में बन रहा है। मैनेजमेंट सेम है जैसे अपन पेरिकॉन्ट्राइटिस में देखा था, इंसिजन है, ड्रेनेज विथ प्रेशर बैंडेजिंग। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेसलर ईयर, कॉलीफ्लावर ईयर और बॉक्स ईयर अगर ड्यू टू नेक्रोसिस ऑफ कार्टिलेज। पोस्ट ट्रोमेटिक पिन्ना डिफॉर्मिटी। ये था अपना पिन्ना। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पहले जैसे बताया था कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है वो पिन्ना से लेके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक होता है। इसका जो लेंथ होता है वो 24 mm का होता है। आउटर जो कार्टिलेजनस पार्ट होता है वो 1/3 होता है, इनर बोनी पार्ट वो 2/3 होता है। और इसमें इनर पार्ट बोनी, आउटर पार्ट कार्टिलेजनस। आउटर पार्ट 1/3 होता है, इनर पार्ट 2/3 होता है। इसमें जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है यहाँ पे एक फीसर होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में एक फीसर होता है जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को पैरोटिड ग्लैंड से कनेक्ट करता है। ये जैसे फीसर ऑफ सेंटोरिनी कनेक्ट पैरोटिड स्पेस। तो कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है, पैरोटिड इन्फेक्शन, फेशियल स्वेलिंग इज कनेक्टेड टू फीसर ऑफ सेंटोरिनी। यानी कि अगर कहीं पे एक्सटर्नल कैनाल में अगर इन्फेक्शन है तो फीसर ऑफ सेंटोरिनी के जरिए वो पैरोटिड रीजन में भी आ सकता है। फोरामेन ऑफ हस्की, ये रिलेटेड टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट मूवमेंट, ईयर डिस्चार्ज और वर्सनिंग पेन। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल 9 to 10 mm इन डायमीटर। इसके बाद अपन डिजीज़ देखते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का। इसमें एक जो होता है एट्रेसिया ऑफ एक्सटर्नल कैनाल। एट्रेसिया यानी कि इसमें जो वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो क्या हो जाता है, या तो उसका डेवलपमेंट ही नहीं होता या तो वो पूरा ब्लॉक्ड हो जाता है। ब्लॉक्ड हो जाता है या उसमें जैसे ये पिन्ना है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसमें ये क्या हो जाता है, ये जो कैनाल वो छोटा होता है या फिर ये दोनों लेयर आपस में जुड़ जाते हैं। यानी कि कैनाल पोटेंशियली कोई स्पेस होता ही नहीं है, कैनाल होता ही नहीं है, उसको एट्रेसिया बोलते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं या सर्जिकल जैसे मिएटोप्लास्टी। मिएटोप्लास्टी क्या होता है, ये रिकन्स्ट्रक्शन होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का। दूसरा होता है कोलोयूरल फिस्टूला। कोलोयूरल फिस्टूला क्या होता है, जैसे जब यहाँ इसका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम पे अगर कहीं पे डेवलपमेंट में डिफेक्ट आ जाता है तो वो बर्थ के बाद भी परसिस्ट करता है। जैसे कि फर्स्ट ब्रेकियल क्लेफ्ट की डिफॉर्मिटी होती है। हमने देखा था ईयर पिन्ना कहाँ से डेवलप होता है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप होता है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहाँ से डेवलप होता है, ये फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से, यानी कि वहाँ पे क्लेफ्ट से डेवलप होता है। तो ये अगर उसमें कोई एनोमली आ जाए, फर्स्ट ब्रेकियल क्लेफ्ट में अगर डिफॉर्मिटी आ जाए तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में डिफेक्ट आता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे फीसर बन जाता है। ये जो फीसर होता है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये पिन्ना, यहाँ से फीसर बनता है, वो यहाँ पे इसका ओपनिंग होता है, एक यहाँ पे ओपनिंग होता है। तो ये जो ओपनिंग है एक तो बाहर पिन्ना के बाहर से में है और एक ओपनिंग जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से स्टार्ट हुआ है। एक ओपनिंग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, दूसरा ओपनिंग जो है जस्ट बिहाइंड द एंगल ऑफ मैंडिबल, यानी कि पिन्ना के बाहर में है ये वाले, ये इस पोर्शन पे, और एक जो होगा वो पिन्ना के अंदर में होगा।
नेक्स्ट जो कॉमन है वैक्स इन द ईयर। वैक्स इज आल्सो कॉल्ड सेरुमेन प्रोड्यूसिंग सेरुमिनस ग्लैंड्स। वैक्स का कंस्टिट्यूशन पूछ लेते हैं वाइवा में। तो कंस्टिट्यूशन में क्या क्या होता है, एक तो स्वेट होता है, यानी कि जो स्वेट ग्लैंड का सीक्रेशन होता है, सीबेसियस ग्लैंड का सीक्रेशन होता है, और जो नॉर्मल एपिथेलियल डेब्राइस होता है वो। इसका एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ इन्फेक्शंस इंसेक्ट्स। इसके बाद में अगर वैक्स से चलते हियरिंग लॉस होता है तो कितने तक का होता है, 10 to 15 डेसिबल का होता है। मैनेजमेंट में वैक्स को डिज़ोल्व कर दिया जाता है या ईयर टॉयलेट अपन करा सकते हैं। सिरिंजिंग, जैसे ये सिरिंजिंग है। सिरिंजिंग किस चीज़ के लिए करते हैं, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है या ईयर वैक्स निकालना है उसके लिए। तो प्रोसीजर एक होता है सिरिंजिंग का। इसमें क्या करते हैं अपन, 16 या 18 गॉज का नीडल लेते हैं। उसमें नीडल का तो ज़रूरत नहीं है, पाइप होता है जो सिरिंज से पाइप जुड़ा हुआ होता है। उसमें क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन लेते हैं, उसको इस सिरिंज के जरिए एक्सटर्नल और कैनाल में डालते हैं। और इसका एंगल ऐसा होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल है और जो पोस्टीरियर वॉल है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, उसके बीच से अपना जो फ्लूइड हो वो जाए। यहाँ से अपन प्रेस करते हैं तो फ्लूइड जाता है, और ये ऊपर में, जैसे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। अपन जैसे ये फॉरेन बॉडी है तो अपन यहाँ से फ्लूइड भेज रहे हैं, ये फ्लूइड जाता है ऊपर में, एक बोन होता है स्कूटम से टकराता है और वापस आता है। फ्लूइड जब वापस आता है तो इसको क्या करता है, प्रेस करता है और इसको पुश करता है सामने की तरफ, तो जो फॉरेन पार्टिकल वो बाहर आ जाता है। अगर फॉरेन पार्टिकल पूरे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को कवर किया हुआ है तो उस कंडीशन में अपन ये सिरिंजिंग नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर जो एक्सटर्नल पार्टिकल है वो अगर कोई भी सीड है तो अब उसमें सिरिंजिंग नहीं करना है, क्योंकि जब ये सीड वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो स्वेल हो जाएगा। अगर जैसे कोई बैटरी है, ये सब में अपन सिरिंजिंग नहीं करना होता है। या फिर कोई ऐसा पार्टिकल है जो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद में वो स्वेल हो जाए, यानी साइज में बढ़ जाए, तो वो और ज़्यादा ब्लॉक कर देगा और पेन भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, अपन सिरिंजिंग नहीं कर सकते। इंसेक्ट इन ईयर, ये इंसेक्ट है एक्सटर्नल, ये फॉरेन बॉडी है, एक तरीके से लिविंग फॉरेन बॉडी है। इसके बाद ये किरेटोसिस ऑफ ऑब्ट्यूरेंस। किरेटोसिस ऑफ ऑब्ट्यूरेंस क्या है, ये जो डिस्क्वेमेटेड किरेटिन होता है वो एपिथेलियल लेयर का डेब्राइस होता है, वो कैनाल में आता है और उसको ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि इसमें सिक्रेशंस भी आते जाते हैं। जैसा वैक्स होता है वैसा ही इसका भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। मैनेजमेंट सर्जिकल रिमूवल होता है, यूजुअली सीन यूनिलेटरल, बट बच्चों में ये बाईलेटरल भी हो सकता है। इसके बाद में एक जो कॉमन डिजीज़ है एक्सटर्नल ईयर का, जिसको ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं या उसको स्विमर्स ईयर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का डिजीज़ है। दो तरीके का होता है, टू टाइप्स होता है, एक डिफ्यूज़ होता है और दूसरा लोकलाइज्ड होता है। ये पूरा एडिमेटस है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये रेड पिगमेंटेशन एडिमेटस। इसमें अगर डिफरेंस देखें डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना और लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना का, तो डिफ्यूज़ जो होता है उसको स्विमर्स ईयर भी बोलते हैं, या सिंगापुर ईयर, ट्रॉपिकल ईयर, टेलीफोन ईयर बोल सकते हैं। और जो लोकलाइज्ड होता है वो लोकलाइज्ड फॉलिक्यूलरिस के चलते होता है, इसको लोकलाइज्ड फॉलिक्यूलरिस भी बोलते हैं। ऑकर्स बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, वाटर एंटरिंग द ईयर ड्यूरिंग स्विमिंग। क्लिनिकल फीचर क्या होता है, पेन होता है, रेडनेस इनसाइड ईयर एंड मल्टीपल स्वेलिंग। कॉजेटिव एजेंट स्यूडोमोनास। ट्रेगस साइन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ट्रेगस साइन क्या होता है, जब अपन ट्रेगस को प्रेस करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, टेंडरनेस बढ़ जाता है, तो ये ट्रेगस साइन है। अगर ये प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो नेगेटिव। लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना, लोकलाइज्ड फॉलिकुलरिस भी कहते हैं। पॉजिटिव एजेंट स्टेप ऑरियस होता है, ट्रेगस साइन पॉजिटिव होता है। इसमें हिस्ट्री होती है इंजरी की, पस या फरंकर प्रेजेंट होता है। एक होता है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का कैंडिडियासिस कॉमन है। ये
एक ईस्ट के चलते होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में होता है। जैसे अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का है, टीबी का है, एड्स के पेशेंट, ये सब में ये दिखता है। इसमें फीचर क्या होता है, इसमें ईचिंग, इंटेंस ईचिंग होती है, कार्डी वाइट डिस्चार्ज होता है। जैसे अपन ऑटोस्कोप में देखते हैं तो ये वाइट डिस्चार्ज अपने को दिखता है। ट्रीटमेंट में वही है, एंटी फंगल दे देंगे, वाटर टॉयलेट करेंगे, और फ्लूकोनाजोल, एंटी फंगल, निस्टेटिन, फ्लूकोनाजोल, ये सब देंगे। अगर कैंडिडियासिस का है तो मेनली निस्टेटिन दिया जाता है, और एस्परजिलस ये सब का है तो फ्लूकोनाजोल भी अपन दे सकते हैं। जैसे ये एस्परजिलस नाइजर के चलते होता है, मल्टीपल स्पॉट्स दिखते हैं इसमें। ये सब क्या होता है, अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये इसके हाइफी होते हैं फंगस के। एस्परजिलस नाइजर इज़ द मोस्ट कॉमन cause of otomycosis. It has separated hyphae. It has separate hyphae, acute angle branching. जो हाइफी होता है सब में सेपरेट होते हैं, और ये आपस में क्या होता है, एक्यूट एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री से कम एंगल होता है इनका। ट्रीटमेंट एंटी फंगल मेनली एस्परजिलस नाइजर में अपन फ्लूकोनाजोल देते हैं, और ये जो ओरल कैंडिडियासिस है, कैंडिडा में अपन निस्टेटिन देते हैं। हर्पिस जोस्टर ओटाइकस, हर्पिस जोस्टर ओटाइकस वार्सेला जोस्टर वायरस के चलते होता है। जो वायरस चिकनगुनिया करवाता है उसी वायरस के चलते होता है ये। इसमें क्या होता है, हर्पिस जोस्टर ओटाइकस में जो नर्व सप्लाई होता है वो इसमें इम्पेयर होता है। इसको रामसे हंट सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें जो सेवन्थ नर्व होता है उसकी पैल्सी होती है। सेवन्थ नर्व ये वाले एरिया में सेवन्थ नर्व सप्लाई कर रहा होता है, कौनचा वाला पोर्शन है। इसमें सेवन्थ नर्व इंजर्ड होता है तो उसके चलते क्या होता है, फेशियल पाल्सी हो सकता है। जिधर का नर्व जाएगा उधर की फेशियल पाल्सी होगा। सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, टीबी के पेशेंट्स में। ट्रीटमेंट एंटी वायरल देंगे, साइक्लोवीर देंगे। ये मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये यहाँ पे डिस्चार्ज का फीचर साइन रहेगा, डिस्चार्ज रहेगा, इडिमेटस रहेगा, रिथमा प्रेजेंट होगा, और इसमें पर्सन क्या कंप्लेंट लेके आएगा, उसका कंप्लेंट रहेगा डिस्चार्ज का रहेगा, पेन का रहेगा, हियरिंग लॉस का रहेगा। इसमें ये जो क्रॉनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है उसमें हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, एल्डर यूनिलेटरल डिजीज़, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, एक्सट्रीमली पेनफुल ब्लीडिंग, ग्रेनुलेशन टिश्यू, स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस। कॉजेटिव एजेंट कौन होता है इसमें, स्यूडोमोनास। ये कोई कैंसरस कंडीशन नहीं होता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन अपन सीटी स्कैन और टेक्टिनियम स्कैन करवाते हैं। ट्रीटमेंट से में एंटीबैक्टीरियल देंगे, और ईयर टॉयलेट करेंगे, माइक्रोस्कोपिक क्लीनिंग ऑफ ईयर के ना पैकिंग करा देंगे। गैडोलिनियम स्कैनिंग भी करा सकते हैं टू सी बोन रिकवरी, ब्लड सप्लाई इंप्रूविंग। इस कंडीशन में एलिवेटेड ESR और CRP भी होता है। एक होता है ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा क्या होता है, ये बोन से रिलेटेड है। ये जैसे बोन, इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जो बोन होता है उसका इरोजन हो गया होता है। जैसे कोलेस्टेटोमा में होता है, आगे देखेंगे कोलेस्टेटोमा क्या है, वैसे ही इसमें भी इरोजन हो गया होता है और बोन की हाइपरट्रॉफी हो गई होती है वहाँ पे कैनाल में। वेरी रेयर वाइट पर्ली पेनलेस एसिम्प्टोमेटिक होता है, एराइज फ्रॉम कैंसलस बोन फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल, मोस्ट कॉमन। इसके बाद में फॉरेन बॉडी इन ईयर, जैसे ये कॉटन है, कुछ भी फॉरेन बॉडी हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग हो सकता है। रिमूव्ड बाई फोर्सेप एंड कैन बी फ्लश डाउन। वेजिटेटिव बॉडी जैसे कॉटन सीड्स हो गया, डू नॉट यूज़ वाटर एज इट कैन स्वेल, कैन बी रिमूव सर्जिकली बाई ब्रेकिंग इट डाउन। हमने देखा था पहले कि अगर कोई सीड्स होता है तो उसमें अपन ईयर क्लीनिंग नहीं करते हैं क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है। बैटरी, डू नॉट यूज़ वाटर, यूज़ अ मैग्नेट। अब देखते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, ये जो तीसरा पार्ट होता है एक्सटर्नल ईयर का, ये कहाँ पे होता है, ये मिडिल ईयर और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसके बीच में होता है। 3 लेयर होते हैं इसके। सबसे बाहर वाला है एक्टोडर्म, इट हैज़ 3, सबसे बाहर वाला क्या होता है, एपिथेलियल लेयर, बीच वाला फाइब्रस और अंदर वाला म्यूकोसल लेयर। इसका देख लेते हैं। ये 3 जर्म लेयर से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ईयर ड्रम हैज़ अ डायमीटर ऑफ 9 to 10 mm, surface area of 90 square millimeter, used for vibration of 40 square mm.
ये है लेयर, एक्सटर्नल ईयर कैनाल। ये अंदर का जो मिडिल ईयर साइड का, ये बीच वाला फाइब्रस लेयर है। इसमें हैंडल ऑफ मेलियस जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये हेड है मेलियस का, ये हैंडल है, और ये बीच वाला जो एरिया है इसको अम्बो बोलते हैं। ये सब बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा ऐसा निकला हुआ होता है, इसको अम्बो बोलता है। ड्रम के दो पार्ट होता है, पार्स टेंसर पार्स फ्लैसिडा। आउटर पार्ट एन्यूलस होता है, एन्यूलस टिम्पेनम बोलते हैं ये वाला पोर्शन। ये जो बाहर का बॉर्डर है इसको एन्यूलस टिम्पेनम बोलता है। मिडिल पार्ट वेयर मोस्ट वाइब्रेशंस हैपन, इस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, और ये जो अम्बो पोर्शन है वो सबसे मिडिल में होता है, और थोड़ा सा ये कैसा प्रोट्रूडेड पार्ट होता है, इसलिए वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इसमें पता चलता है। इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इट हैज़ एन एंगुलेशन ऑफ 45 to 55 डिग्री एंगल। जैसे हमने पहले बोला था, ये जो वो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो पूरा वर्टिकली नहीं है, ये थोड़ा सा क्या होता है, जैसे ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऐसा वर्टिकल होना चाहिए, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वर्टिकल नहीं होता, ये थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ होता है। कितने डिग्री पे झुका हुआ होता है, तो ये 45 to 55 डिग्री एंगल पे झुका हुआ होता है। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के लेयर है, ये सबसे आउटर लेयर है, ये बीच का, और ये इनर वाला, इनर म्यूकोसल होता है, बीच वाला फाइब्रस लेयर होता है, अंदर वाला एपिथेलियल लेयर होता है, ये बाहर वाला एपिथेलियल लेयर होता है। नॉर्मल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एनाटोमिकल वे टू डिटेक्ट द मेम्ब्रेन कोन ऑफ लाइट ऑलवेज फेसिंग एंटीरियरली। इसमें पहचानने का तरीका क्या होता है, जैसे अपन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को देखते हैं, ऑटोस्कोप से देखते हैं या नॉर्मल टॉर्च से देखते हैं, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में अपने को हेड ऑफ मेलियस दिखता है। तो हेड ऑफ मेलियस, जैसे ये हमने यहाँ पे देखा था, ये हेड ऑफ मेलियस है, यहाँ पे अपन हेड ऑफ मेलियस, और ये यहाँ से इसका हैंडल चालू होता है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो अपने को दिखता है। तो ये जो हेड मेलियस है वो अगर ऐसा फेस किया हुआ है, ये इस तरीके से फेस किया हुआ होता है, तो इससे पता चलता है कि ये अपना राइट साइड का है। और अगर वो इस तरीके से फेस किया हुआ होता तो ये अपना लेफ़्ट साइड का। ये ट्रिक होता है अपनी पहचानने कौन सा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है किस साइड का। जैसे इसमें अपने को दिख रहा है ये वाला पोर्शन, तो ये अपना राइट साइड का है। एनाटोमिकल वे टू डिटेक्ट द मेम्ब्रेन, कोन ऑफ लाइट ऑलवेज फेसिंग एंटीरियरली, कोन ऑफ लाइट हमेशा एंटीरियरली फेस किया हुआ होता है। लेटरल प्रोसेस आल्सो फेसेस द एंटीरियर साइड, लेटरल प्रोसेस ऑलवेज फेसेस द एंटीरियर साइड। राइट ईयर कोन ऑफ लाइट फॉर्म्स आर, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये है मेलियस और उसके बाद में ये कोन ऑफ लाइट, ये दोनों जो मेलियस का जो हेड होता है और जो कोन ऑफ लाइट होता है, ये दोनों एंटीरियरली प्लेस होता है। तो अगर मेरा ऐसा है, एक जो वो है हैंडल होगा, एक कोन होगा, तो ये मैं अगर देखूं तो ये इस तरीके से बना रहा है, मतलब आर बन रहा है, तो आर मेरा राइट साइड से बन रहा है, मतलब ये मेरा राइट ईयर होगा। अगर इसमें मेरा हेड ऐसा होता, कोन ऑफ लाइट ऐसा होता, तो मेरा आर ऐसा बन रहा होता लेफ्ट साइड में, तो ये मेरा लेफ्ट ईयर होता। लेफ्ट ईयर में यूस्टेशन ट्यूब एंड राउंड विंडो यू विल सी। ठीक, रेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, रेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको मायरिंगस बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, उसको मायरिंजाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, क्योंकि एक तरीके से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को मायरिंगस भी बोला जाता है। इस इट कॉजेज पेन एंड समटाइम्स अमाउंट ऑफ डिक्रीज्ड हियरिंग। मोस्ट कॉमन कॉजेज आर वायरसेस। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फीवर, साइन ऑफ इन्फेक्शन और क्राइंग विथ पेन। हील टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, जैसे ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसमें अगर कहीं पे परफोरेशन हो जाए तो वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, वो खुद से हील हो जाता है, लेकिन हील होने के बाद वहाँ पे स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हील टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्कार दिख रहा है। ये परफोरेशन के बाद में जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हील होता है तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। रिट्रैक्टेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, रिट्रैक्टेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहने का मतलब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो मिडिल ईयर की तरफ धंस जाए। ऐसा कब होता है, जब अंदर में जो मिडिल ईयर है उसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाए। ये कब होता है, जैसे जो पिन्ना है, पिन्ना के बाद में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मिडिल ईयर, यहाँ से अपना यूस्टेशन ट्यूब आया है, तो जब कभी यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है तो प्रेशर इम्बैलेंस हो जाता है,
मिडिल ईयर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, तो अंदर में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो जाता है। 4 स्टेज होते हैं रिट्रैक्शन के, वो बाद में देखेंगे अपन। इसके बाद में मायरिंगस बुल्लोसा कहने का मतलब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में ऐसे बुल्ला फॉर्मेशन हो जाता है। ये बुल्ला अपने को बाहर से दिखता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से। पॉजिटिव एजेंट क्या आता है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया, सिम्टम्स एक्सट्रीमली ईयर पेन, फेब्राइल, नॉट टेकिंग फूड, दर्द मतलब जब अपन मेस्टिकेशन करते हैं या खाना खा रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट हो जाता है, प्रेशर इम्बैलेंस हो जाता है, तो दर्द होता है। तो पर जो पेशेंट होता है वो उसमें हिस्ट्री होती है कि वो खाना नहीं खा पा रहा होता है। सीन इन बेबीज लेस देन 5 ईयर्स एज, क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉमन होते हैं। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक और ईयर ड्रॉप्स। माइरिंजाइटिस ग्रेन्युलोसा, ये ग्रेन्युलोसा फॉर्मेशन हो गया है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। मल्टीपल परफोरेशन इन ट्यूबरक्लोसिस के केस में अपने को मल्टीपल परफोरेशन दिखते हैं, जैसे ये परफोरेशन है, ये परफोरेशन है, यहाँ पे परफोरेशन है। मल्टीपल पेनलेस परफोरेशन इन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनोस्क्लेरोसिस, कभी कभी क्या होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की स्क्लेरोसिस हो जाती है, स्क्लेरोसिस हो जाता है तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होता है अंदर जो ऑसिकल्स होते हैं उससे एडहेयर हो जाता है। टिम्पेनिक स्क्लेरोसिस होता क्या है, क्यों है, क्योंकि इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है फाइब्रस लेयर में। ये मोस्टली किन में होता है, मोर देन 60 ईयर्स के पेशेंट्स में होता है। ईयर ड्रम डज नॉट कंट्रीब्यूट more than 15 to 30 decibels of hearing loss only when the ossicles and the bony structures involved become moderate to severe hearing loss। ठीक है, तो ये अपना एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके 2 लेक्चर्स हैं, पहले वाले लेक्चर्स में अपन पिन्ना तक बताया थी, इस लेक्चर में अपन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में बताया। आगे की वीडियो ऐसे ही कंटिन्यूसली अपलोड होती जाएगी। अभी तो अपन ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद अपन नोज़ थ्रोट की तरफ जाएंगे। मेनली इम्पॉर्टेंट ईयर ही है इसमें, ईयर का। जैसे आगे अपन देखेंगे SOM CSOM ये सब, तो इसका बेसिक यही है कि जो एक्सटर्नल ईयर है, मिडिल ईयर है, इंटरनल ईयर है, इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद में अपन इससे रिलेटेड डिजीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।